बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज जो है हम इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करने लगे हैं करंट अफेयर्स 24 के, ठीक है, 24 मई 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और आज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, अगर उसमें बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो ट्राई लिटिल टॉक्स हैं जी, अल जजीरा के अंदर। इसके अंदर पूरी डिस्कशन आई हुई है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना जो है, इनकी आपने देखा अभी रिसेंट जो है इसहाक डार साहब का 3 दिन का विजिट हुआ, तो वहाँ पे जो है बीजिंग के अंदर मीटिंग्स हुई हैं। तो उसको जो है वो हाईलाइट किया गया है कि भाई ट्राई लिटिल टॉक्स कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या जो है यहाँ पे बातचीत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान रिकमिट्स ऑन चाइना के। इसी के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि भाई पाकिस्तान जो है जो चाइना से दूर हो रहा था, अब हम ये देख रहे हैं कि दोबारा पाकिस्तान और चाइना जो है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन चली हैं, ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से दोबारा से इनकी जो है वो कुर्बतें बढ़ने लगी हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों स्टोरीज जो है ये अल जजीरा के अंदर आई हुई हैं, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस किया हुआ है। थर्ड हमारे पास है जी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड, कि आज जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो डिस्कस हुआ है कि किस तरह से जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर रही है, या खास करके हम देखेंगे कि जो उनके मोदी साहब के जो अपोनेंट हैं राहुल गांधी जो हैं, वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई आप तो कंप्लीटली फेल हो गए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया एक्सटेंडेड एयर स्पेस बैन बाय अनदर मंथ, के भाई पाकिस्तान इंडिया ने एक और जो है वो महीने के लिए एयर स्पेस जो है बंद कर दी है दोनों मालिक ने एक दूसरे के लिए। कि पहले जो है वो 23 को इसने जो है वो 23 तक नोटिफिकेशन था, लेकिन अब 23 जून तक ये नोटिफिकेशन चला गया दोनों साइड से। पहले पाकिस्तान ने की, फिर उन्होंने भी कर दी। इसका मतलब अभी टेंशन मजीद जो है वो चलेंगी एक आध महीना, और मजीद भी इस एक आध महीने के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस ईरान फिफ्थ राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स की, और इसके आउटकम की, कि कल जो है वो 23 को हमने देखा कि भाई जो है वो फिफ्थ राउंड हुआ रोम के अंदर, बेसिकली अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स का, तो इसको लेकर डिस्कस करेंगे। और साथ में जो थ्रेट जो है वो दिया जा रहा है इसराइल की तरफ से कि वो अटैक कर देगा, तो इसके ऊपर भी ईरान जो है उसने आगे से जो है वो रिएक्ट किया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यूएस ने जो है वो फाइनली जो है उसने कमिटमेंट जो की थी कि भाई मैं सीरिया के ऊपर से यानी शाम के ऊपर से जो है वो पाबंदियां हैं वो हटाऊंगा, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड जो है वो किया है और 6 महीने के लिए कुछ पाबंदियां जो है वो हटा दी हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके क्या इफेक्ट्स हैं और क्या जो है वो काम जो पहले बशर अल असद से वो 10 साल या 12 साल नहीं करवा सके, या पिछले 40 साल जो है वो शाम सर्व नहीं कर सका, उस तरह से इसराइल के इंटरेस्ट को या वेस्टर्न इंटरेस्ट को जिस तरह से जो है हम ये देख रहे हैं पिछले 4 महीने के अंदर जो है उन्हें फायदा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रायल लिटिल टॉक से जी। यहाँ पे देखिए तीनों ममालिक जो हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है, चाइना जो है, और साथ में जो है वो अफगानिस्तान, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बीजिंग के अंदर इनकी मुलाकात हुई है। और ये ट्राई लिटिल जो है टॉक्स काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल से तो वैसे रुकी हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। हम ये देख रहे हैं कि 4 साल से 2021 से हमने देखा कि भाई को प्रॉपरली पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है उसके बीच में कोई प्रॉपरली मीटिंग्स नहीं हो सकी, या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेयर्स जो थे वो नहीं लिए जा सके, और दोनों स्टेट्स में कॉन्फिडेंस नहीं था, एक दूसरे को सिर्फ मीडिया के ऊपर ही बयानात देना और इस तरह की बातें हो रही थी पड़ोसी होके भी। तो वो चीजें जो हम देख रहे हैं 4 साल बाद हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। और इसमें क्योंकि बीच में आप देख रहे हैं चाइना खड़ा है, तो ये जो पिक्चर्स होती हैं, जो डिप्लोमेटिक पिक्चर्स होती है ना, जिनको पब्लिश किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कहीं ये सिंबॉलिक होती हैं और कहीं पे इनकी इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही होती है कि भाई अब इनको जोड़ने वाला कौन है बेसिकली। यानी एक साइड पे पाकिस्तान है जिसके गिले शिकवे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के गिले शिकवे हमारे साथ हैं, तो ये आपस में पिछले 4 साल से लड़ ही रहे थे, या खास करके पिछले 3 साल से हमने देखा कि टेंशन्स बढ़ रही थी। तो अब इनके गिले शिकवे जो है कौन खत्म करवा रहा है? चाइनीज मिनिस्टर जो है वो एक हाथ भी पकड़ा हुआ, दूसरा भी कि भाई कूल डाउन हो जाओ, मैं बीच में आ गया हूं, मुझे बताओ क्या इशू है, ठीक है। क्योंकि कॉमन इश्यूज है ना, जब कॉमन नेबर्स हैं, जियो पॉलिटिक्स हमारी हमें फोर्स कर रही है कि हमारा जो है अफगानिस्तान को तो छोड़ा नहीं जा सकता, जाहिर बात है। तो साथ में चाइना के साथ भी अब कुर्रतें बढ़ी हैं, तो हम तो चाइना को इनकार कर नहीं सकते, तो इसलिए जो है वो हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान मूव टूवर्ड्स रीस्टोरिंग टाइज इन टॉक्स इन चाइना, ठीक है, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने वो जो एक दूसरे के लिए आपने देखा कि पिछले 3 साल के अंदर खास करके जहर उगली है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से शायद डिप्लोमेसी उस तरह से नहीं की गई, उसको बिल्कुल ही छोड़ ही दिया गया, ठीक है, फ्रीज कर दिया गया रिलेशंस को। उसके के तौर पे कभी टीटीपी के अटैक हो रहे हैं, कभी जो है वो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, कभी क्या हो रहा है, कभी हम अफगानियों को निकाल रहे हैं। तो ये पूरा एक सिलसिला चला जो हमने बहुत ही हार्श रवैया रखा एक नई स्टेट से या एक नई हुकूमत से जो तालिबान की 2021 में आई थी, ठीक है। तो अब वो जो है वो यहाँ पे ताल्लुकात कुछ
रीस्टोर होते हुए नजर आई और इसमें चाइना जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि चाइना के लिए जितना इंपॉर्टेंट जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान है सीपैक या बाकी प्रोजेक्ट्स की वजह से, उतना ही जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो अफगानिस्तान का पीस भी है। अदरवाइज यहाँ पे फिर से जो है, अगर यहाँ पे आप सोचें आईएस जो है वो अपने गढ़ जमा लेता है या उसके कदम जम जाते हैं तो कितना मुश्किल होगा इसके लिए कि कैसे इसको सेटल डाउन करें। इसके अलावा अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी काम कर रहे हैं जो कि इस टाइम पे चाइना के अंदर डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, जो ताजिकिस्तान वगैरह जो है वो उन ममालिक के हैं लेकिन वो ऑपरेट अफगानिस्तान से कर रहे हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान को अगर सेव करना है तो आगे बातचीत करनी होगी। तो यही जो है इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो है इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि भाई अब ये जो वर्ड वॉर ऑफ वर्ड्स थी, अल्फाज की जो जंग थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो खत्म हुई है, ठीक है। और इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि पहले जो है वो इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो है वो टाइज खराब थी और इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो है वो हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इन दिनों में कुछ ज्यादा अच्छी हो गई। तो हमने देखा कि इंडियन मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी अफगानिस्तान से बातचीत करने की कोशिश की और अफगानिस्तान ने भी कंडेम किया पहलगाम अटैक को। तो पाकिस्तान के लिए ये भी अलार्मिंग था कि यार कहीं अफगानिस्तान दोबारा से फिर से जो है वो इंडियन कैंप के अंदर ना चला जाए, तो फिर हमारा ईस्टर्न बॉर्डर तो हो ही गया इनसिक्योर, ठीक है, ये जो इतनी टेंशन चल रही है, तो वेस्टर्न बॉर्डर भी इनसिक्योर हो गया जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, ठीक है, तकरीबन 2250 किलोमीटर का। तो अगर वो भी इनसिक्योर हो जाता है तो फिर हम कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो उससे बेहतर यही है कि इनसे बातचीत की जाए, ठीक है, और साथ में चाइना ने भी यही बात समझाई है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो है वो चाइना और अफगानिस्तान जो है वो तो पहले से ही आपस में ताल्लुकात में थे और चाइना फैसिलिटेट कर रहा था नई गवर्नमेंट की अफगानिस्तान की। तो अब जो है हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद को भी साथ में शामिल किया गया और तकरीबन 4 साल के बाद कुछ मामलात जो है वो आगे बढ़े हैं पाकिस्तान के और जो है वो अफगानिस्तान के। अब आपको पता होगा कि पहलगाम अटैक से पहले, ठीक है, पहलगाम अटैक से पहले एक ऑलरेडी इसहाक डार साहब जो है वो अफगानिस्तान का एक विजिट उन्होंने किया था 2-3 दिन पहले जो है 19 अप्रैल को। तो उससे भी थोड़ा-सा जो है वो बेहतरी हुई है, अदरवाइज़ शायद हमें इसका ज़्यादा रिएक्शन अफगानिस्तान से देखने को मिलता है या ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलती। तो ये इनफॉर्मल जो है ट्राइलेटरल जो है जो पूरी की पूरी मीटिंग है वो बेसिकली 21 मई को जो है वो स्टार्ट हुई है और आपने देखा कि इसमें बातचीत हुई है 2 दिन के अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई है। और 2017 के बाद जो है, अब ये 2023 में पहले लॉन्च की गई लेकिन वो प्रॉपर नहीं था क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2023 में हालात नहीं थे, तो अब जो है उसको प्रॉपर किया गया। हालाँकि पहले से डिज़ाइन्स थी कि तीनों मिलके काम करेंगे। तो ये भी उसी मीटिंग की जो है, ये साकडार साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पे अफगानिस्तान के साइड पे बैठे हुए हैं और ये चाइना के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है वो बातचीत हो रही है। अच्छा, की आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है या उन्होंने ये बात बताई है कि भई हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बोथ जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो क्या करें जी, वो रीस्टोर करें अपने डिप्लोमैटिक रिलेशंस। इसका मतलब ये है कि जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बनाएगा, वो किस बिहाफ़ पे बनाएगा? चाइना के बिहाफ़ के ऊपर बनाएगा। सो शायद कि चाइना यहाँ पे एक किस्म का गारंटर हो, ठीक है? कि भई अब हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान की, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी या वो किसी को टीटीपी या किसी और ग्रुप को फैसिलिटेट हरगिज़ नहीं करेगी जो कि पाकिस्तान के अंदर अटैक करेंगे। तो अभी इसके ऊपर ज़ाहिर बात है बातचीत चल रही है, अब नेक्स्ट राउंड भी कहा जा रहा है, कोई नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर होगा। तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब कोई गारंटर हमें ऑलरेडी चाहिए था जिसके ऊपर दोनों ममालिक जो है वो ट्रस्ट कर सकें और रिलेशंस को आगे बढ़ा सकें, ठीक है? तो अब डिप्लोमैटिक रिलेशंस की बातचीत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भई दोनों क्या करें जी, एक्सचेंज करें एम्बेसडर्स को एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो अब पाकिस्तान अपना एम्बेसडर अफगानिस्तान भेजे और अफगानिस्तान को भी यहाँ पे जो है वो उनके एम्बेसडर को अलाउ किया जाए, तो ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा जो है मूव है दोनों का, खास करके ऐसे हालात के अंदर जब हम देख रहे हैं कि भाई रीजन के अंदर पहले से ही टेंशन है और हम मजीद ममालिक के साथ टेंशन नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है। अब देखिए चाइना के अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो चाइना इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर सीपैक का प्रोजेक्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट 62 बिलियन डॉलर्स का, 62 अरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। तो वो कभी भी इसे छोड़ नहीं सकता ऐसे ही। अब फेज 1 इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और फेज 2 जो है उसके ऊपर थोड़ा सा स्लो डाउन था मामलात और हम देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा से यूएस की तरफ देख रहा था और शायद उसने जो है वो स्लो डाउन कर दिया था चाइना के साथ ताल्लुकात को भी, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेट जैसे जो है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर डिस्कस हो चुका, इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस कर चुकी कि किस तरह से पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से चाइनीज ने गिले शिकवे किए। तो अब शायद ये दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी आई है कि पाकिस्तान ने चाइनीज जो है वो वेपन्स के साथ, चाइनीज जहाजों के साथ इंडिया को शिकस्त दी है, ठीक है। सो इसका मतलब हमें एक तरह से हम मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं चाइना के कि भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, अब मेहरबानी करेंगे तब भी वो हमें ज्यादा लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजीज देंगे जो अब हमें जरूरत है इंडिया का मुकाबला करने के लिए। सो ऐसे में जब दोबारा हम ये देख रहे हैं कि भाई हमें कोई मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा सिवाय इसके कि हमें चाइना जो है वो एक ऐसा पावरफुल कंट्री है जो सपोर्ट कर रहा है,
ठीक है, अनकंडीशनल सपोर्ट है फिलहाल, तो इसको हम कैश करवाएं, तो हमने ये अच्छा मूव किया। तो सीपैक है यहाँ पे, इसी तरह से बीआरआई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और जो सीपैक है इसको एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान तक। ये तो पहले से ही तय हो चुका था कि अफगानिस्तान तक लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो इतने अच्छे नहीं चल रहे थे अफगानिस्तान के साथ, तो इस वजह से आगे नहीं बढ़ सका। और आपको पता है अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जमीन, समंदर का तो रास्ता है नहीं, सिर्फ जमीन ही है, तो इसलिए उसको जो है वो हमारे सी पैक का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो इसका हिस्सा बनता है तो उसे फायदा होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट राउंड है वो भी कहा जा रहा है जी वेरी सोन जो है वो होने जा रहा है, और ये मोमेंटम जो है वो अब चाइना चाह रहा है कि बिल्ड किया जाए। यानी पाकिस्तान तो चाह ही रहा है, जाहिर बात है, लेकिन अब चाइना के ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे कि भाई ये मौका है, इनके जो है वो जो भी गिले शिकवे हैं दूर करवाए जाए, उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो पैदा की जाए, और यहाँ पे जो फॉरेन इंटरेस्ट है उनको यहाँ से निकाला जाए। ठीक है, तो अभी कितना आगे जाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अच्छा, ट्रायलिटरल जो डिप्लोमेसी है, अब ये डिप्लोमेसी इस टाइम पे क्यों हुई है, इस टाइमिंग को क्या डिस्कस किया जा रहा है। देखिए, टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंडो पाक टेंशंस चल रही हैं, तो आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। पहला तो आप इसको यूं देखें कि भाई इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस ने क्या किया, इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस ने पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को ये बताया कि आपका जो मशरकी बॉर्डर है, ठीक है, यानी जो आपका इंडिया के साथ बॉर्डर है, वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर के अंदर है, और आपकी सारी मिलिट्री इस टाइम पे जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो अब जब सारी मिलिट्री ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है, तो जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है, मगरबी जो बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान का, उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा। और अगर वहां भी हालात खराब होते हैं तो वहां से तो टीटीपी का इन्फ्लक्स होगा, आईएसआईएस का होगा, ठीक है, बाकी ग्रुप्स आएंगे। आप कैसे मैनेज करेंगे दोनों इतने बड़े बड़े बॉर्डर्स, और ये बहुत बड़े बॉर्डर्स हैं, तो इनको मैनेज करना, हमारी तो मिलिट्री भी लिमिटेड है, ठीक है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए पहली तो ये पॉलिसी मेकर्स को समझ आई कि भाई हमने दोनों बॉर्डर्स को इनसिक्योर नहीं करना एटलीस्ट। ठीक है, दूसरा ये कि भाई अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात तो बनाए जा सकते हैं। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टेंशंस हैं, इसने क्या किया, इसने पाकिस्तान और चाइना को जो है वो क्लोज कर दिया। वो जो पाकिस्तान और चाइना जो पहले से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले 3 से 4 साल के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आया एक दूसरे का। ठीक है, अफगानिस्तान, अब चाइना जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कम किया, उसने जो है वो अपने कर्जे की डिमांड की, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि पॉजिटिव वे में नहीं जा रही थी, तो चाइना ने भी यहाँ से फिर कोशिश की कि भाई यही मौका है कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए अफगानिस्तान के इशू को। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जब इंडिया ने जो है वो ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है अफगानिस्तान के साथ, तो ये हमें जो है वो एक थ्रेट लगा कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया दोबारा से वही काम उसने किया जो 2001 से लेके 2021 तक इंडिया कर रहा था। अब 2001 से जब यहाँ पे हुकूमत बनी अमेरिका के हिसाब से हामिद करजई की, ठीक है, 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान जो है वो इंडियन कैंप और अमेरिकन कैंप का हिस्सा था। आप देख लें आज उनकी टीम के जो रवैये हैं वो हमारे साथ कैसे हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि जाहिर बात है हमने स्पेस दी इंडिया को और उसने जगह बनाई अपनी। तो अब हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए इन टेंशंस के बीच में जो है पाकिस्तान और इंडिया जो है, इन टेंशंस के बीच में ये अच्छा मौका मिला कि भाई इस टाइम पे जो है वो हम विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, और विक्ट्री जो है वो चाइना की वजह से क्लेम हुई है, तो हम जो है चाइना की बात माने। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम ये देख रहे हैं कि ये ताल्लुकात जो है वो इस टाइम पे इस्टेब्लिश हुए हैं। अब वो कि अगर हम ये देखते हैं कि भाई जो इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसको सिर्फ एक बॉर्डर के ऊपर रखना चाहते हैं कि भाई वो इसी बॉर्डर के ऊपर रहे, मशरकी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ना कि वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी चला जाए और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि भाई इससे मैसेज ये मिल रहा है कि इंडिया भी कोशिश ये कर रहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करे। ठीक है, और इंडिया ने कोशिश भी की उनके साथ मैसेज वगैरह एक्सचेंज करके, लेकिन अब पाकिस्तान के पास ये मौका है इस टाइम पे कि वो किस तरह से ये जो जियोपॉलिटिक्स है या इसके जो डायनेमिक्स है इसको कैसे अपने फेवर में करता है, या अपने फेवर में होके भी वो अगर अपने अगेंस्ट जाने देता है, तो जाहिर बात है ये हमारी पॉलिसी मेकर्स के लिए फेलियर है। क्योंकि अगर हम अपने रिलेशंस की पास्ट में बात करते हैं तो अ रॉकी रिलेशनशिप, ये ऐसे रिलेशनशिप रहे जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात से स्टार्ट हुए। स्टार्ट 2021 में हुए, हम ये कह रहे हैं भाई ये बहुत अच्छा हुआ कि वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट आई, लेकिन उसके बाद अचानक से हमने देखा क्या हुआ कि अगस्त 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आई, कुछ ताल्लुकात हमारे कुछ टाइम ठीक रहे, फिर यहाँ पे हमने पाकिस्तान में कहा रिजीम चेंज हो गया और उसके बाद हालात खराब हो गए। तो अब हम देख रहे हैं 2021 से लेके 2000 जो है वो 2001 से 2021 तक हमारे ताल्लुकात उस तरह से नहीं हो सके, और इंडिया ने हमेशा क्या किया जी, इंडिया ने हमेशा इसे प्रॉक्सी के तौर पे यूज किया, यानी अपने फायदे के लिए जो है वो इसे इस्तेमाल किया। तो अब पाकिस्तान शायद ऐसा नहीं चाहता। ठीक है,
इसके अलावा पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो टीटीपी कर रही है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसको रोका जाए, जो 2007 के अंदर जो है वो बनी है। और अगर हम अपना जो देखते हैं, जो डाटा हमें दिखाया जा रहा है, तो डाटा क्या बता रहा है जी कि भाई 521 अटैक हुए हैं 2024 के अंदर, जो कि 70% इंक्रीज हैं पिछले सालों की बनिस्बत, ठीक है? तो इतने ज्यादा अटैक हो रहे हैं और ये टीटीपी कर रही है, बीएलए कर रही है, तो अब अगर हम रिलेशन नहीं बनाएंगे तालिबान के साथ, तो एक्चुअली में टीटीपी को मजीद जो है स्पेस मिलती जाएगी। तो इसके अंदर जो है वो 1000 के करीब जो है सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को जो है वो उसने सोचा कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो साक डार साहब थे, उन्होंने अप्रैल 19 को, यानी जो पहलगाम अटैक है 22 को हुआ, तो उससे 3 दिन पहले उन्होंने जो है वो विजिट किया था। तो अगर वो ना करते तो शायद हमारे ताल्लुकात मजीद जो है वो खराब होते, ठीक है? अब हमारे बीच में कॉमन क्या है, यानी पाकिस्तान और चाइना के बीच में, पाकिस्तान भी चाहता है कि इस पूरे रीजन के अंदर अमन हो, और चाइना भी यही चाहता है कि इस रीजन के अंदर अमन हो ताकि डेवलपमेंट आए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी स्ट्रगल की है यहाँ पे अफगानिस्तान की वजह से, और पिछले 40 साल से या 50 साल हो चुके हैं कि हमने स्ट्रगल की है चाइना अफगानिस्तान की वजह से, कि कभी पहले सोवियत यूनियन, फिर ये, तो हमारे यहाँ इस्तेहकाम नहीं आ रहा। जितनी दहशतगर्दी आई, हमने कहा कि भाई वो हमारी 1980s में आई, क्योंकि हमने यहाँ पे सोवियत जो है उनकी वजह से तालिबान को सपोर्ट किया। तो अब यहाँ पे कॉमन यही है कि हम जो है वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स लेके चलें, आगे तरक्की करें, ठीक है? क्योंकि 20 साल चाइनीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनमें से 20 को अटैक किया गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, टीटीपी की तरफ से। तो अब हम ये नहीं चाहते कि दोबारा से उन्हें अटैक किया जाए, पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात खराब हों और फिर से वही मामला चलें। दूसरा, चाइना को भी पता है कि भाई अफगानिस्तान में अगर जो है वो यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स जो हैं, वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो यहाँ पे अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, तो उसके लिए उसकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया अफगानिस्तान टाइज जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान को बिल्कुल सूट नहीं करती, कि भाई इंडिया किसी भी तरह से उसको, पाकिस्तान को चाहिए कि स्पेस ना दे कि अफगानिस्तान के साथ वो ताल्लुकात बनाए। इसलिए पाकिस्तान को इस टाइम पे चाहिए कि अपने ताल्लुकात उनके साथ जो है वो इस्टेब्लिश करे, ठीक है? अब इस वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बना रहा है, और इस वॉर की वजह से ही पाकिस्तान रिकमिट कर रहा है चाइना के साथ भी, ठीक है? और वो कोशिश कर रहा है कि भाई वो क्या करे, वो बेसिकली आगे ताल्लुकात बनाए चाइना के साथ, और जो भी दूरियां हैं या जो भी मामला चल रहे थे पाकिस्तान चाइना के, उनको सेट किया जा सके, ठीक है? तो उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि भाई क्योंकि क्रेडिट तो सारा पूरी दुनिया ने चाइना को ही क्रेडिट दिया, और ये कहा कि वेस्ट के मुकाबले में जो चाइनीज वेपन्स हैं वो जीत गए हैं। तो चाइनीज वेपन्स के लिए, तो चाइना के लिए वैसे भी ये खुशी की बात थी, और पाकिस्तान जो है वो एक किस्म का उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट लैब थी, तो पाकिस्तान कामयाब हुआ इसमें। तो अब ये एक अच्छा मौका है, एक विन विन सिचुएशन का, कि दोबारा से हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और मजीद आगे बढ़ें, क्योंकि अब इंडिया के जो हालात हमें नजर आ रहे हैं वो किसी भी टाइम पे दोबारा से हम पे हल्ला बोलेगा, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, मजीद आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? ये तो पाकिस्तान और इंडिया के थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया के अंदर क्या शोर हो रहा है, कि जो इंडिया की, जो जाहिर बात है, जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत, वो तो कभी भी सच नहीं बोलेगी, ना ही उससे कभी सच सामने आना है कि उस टाइम पे क्या फेस कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो अपोजिशन के अंदर हैं, जैसे राहुल गांधी की जो जमात है, इस टाइम, इस बार उभर के आई है इलेक्शन के अंदर, और टफ टाइम जो है मोदी को दिया है, तो वो कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर गई है इंडिया की, राहुल गांधी का ये कहना है, ठीक है? वो ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो ये बताए मेरे इन 3 जो है वो डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस के आंसर दे मुझे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है? अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो राहुल गांधी है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि भाई आप जो है वो फेल हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपने पाकिस्तान को बताया कि हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो आपने बताया क्यों? इसका मतलब आप तो उनके साथ मिलजुल के एक काम कर रहे थे। आपने, हमने भी ये पाकिस्तान के अंदर सुना कि पहले से बता दिया गया था इंडिया की तरफ से कि यहाँ 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 इन एरियाज के ऊपर अटैक होंगे, लेकिन आपने आगे से रिस्पॉन्स नहीं करना। अभी तक यही आपने सुना कि भाई बात फैली हुई है। तो अब इंडिया को इस बात पे गुस्सा है कि हमने रिस्पॉन्स क्यों किया, समझ रहे हैं ना? अब वो इंटरनेशनली ये बता रहा है जा जाके कि भाई देखो, मैंने तो इसे बताया था कि भाई मैं इन टेरर आउटफिट्स पे करूंगा अटैक, तो मैंने किया, और आगे से इसने नहीं करना था, तो इसने क्यों जवाब दिया? तो ये बातें हम भी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी जो है, राहुल गांधी ने ये क्वेश्चन उठाए हैं। इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मुझे 3 बातों का जवाब दे दिया जाए। सबसे पहली बात मुझे जवाब दिया जाए, व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफनेटेड विद पाकिस्तान, कि क्यों पाकिस्तान के साथ इंडिया जो है वो जुड़ा हुआ है, हाइफन क्यों है, ठीक है? कि क्यों जो है वो, उसको क्यों बताया गया कि हम अटैक करेंगे? इसका मतलब उसकी मर्जी से सारे मामला चल रहे हैं। उसका मतलब ये, जैसे हम कह रहे हैं ना बार-बार कि मोदी के बीच में या हमारे गवर्नमेंट के बीच में जो है ये एक साइलेंट कंसर्न है कि भाई ठीक है, दोनों साइड से हम अपनी इमेज को बूस्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन एक तरह से यहाँ पे पैदा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने
क्वेश्चन क्या जी, व्हाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमनिंग पाकिस्तान, कि किसी एक भी मुल्क ने हमें क्यों सपोर्ट नहीं किया खुल के। अब ये इस वजह से भी इनको गुस्सा है कि जैसे चाइना ने जो है वो हमें सपोर्ट किया, उसने कहा हम पाकिस्तान की सुवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसी तरह से अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इन तीनों मालिक ने सपोर्ट किया एटलीस्ट खुल के, ठीक है, लेकिन इंडिया को किसी मुल्क ने सिवाय इसके कि इजराइल ने जो है वो सपोर्ट किया, ठीक है, उसके अलावा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, आपने ही देखा। अब उसके नतीजे के तौर पे टर्की के जो आपने देखा कि जो सारा टूरिज्म थी वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है कि टर्की और अजरबैजान का जो है वो जितने भी होटलिंग थी या बाकी मामला थे वो सारे इंडिया के अंदर कैंसिल किए जा रहे हैं। पूरी एक जो है बाइकआउट की मुहिम चली हुई है कि टर्की, हमारे रिलेशन अच्छे थे, यानी इंडिया ये कह रहा है, तो फिर उसने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया, इसलिए अब हम उनके मुल्क में नहीं जाएंगे और हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो टर्की को अच्छा खासा इससे और अजरबैजान को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ने कहा कि हु आस्क्ड ट्रम्प टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि किसने ट्रम्प को ये कहा कि भाई वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है वो मेडिएशन करवाए। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पैदा हो रही हैं। देखिए इंडिया जो बार बार, या मोदी गवर्नमेंट जो बार बार क्लेम कर रही थी कि पाकिस्तान गया, पाकिस्तान गया, तो ये पाकिस्तान का लीडर तो नहीं कह रहा, ये उनकी अपोजिशन जमात जो सबसे बड़ी जमात है उनकी दूसरे नंबर पे, ठीक है, उनका लीडर ये कह रहा है कि भाई बताओ कौन गया। इसका मतलब उसे पता है कि इंडिया की साइड से या मोदी गवर्नमेंट की साइड से ही गए हैं और जो जाके बात की है कि भाई मेडिएशन करवाओ। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक विन है, ठीक है। ये क्योंकि पहला क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए भी कंसर्निंग है कि क्या पाकिस्तान को ऑलरेडी बता दिया गया था, और अगर बताया गया तो हमें क्यों नहीं बताया गया, या शायद जब ये कहा गया, हमारे आपको याद होगा था ताड़र साहब की तरफ से कि भाई अगले 24 से 36 घंटे के अंदर हमें कंफर्म न्यूज है कि इंडिया जो है वो स्ट्राइक करेगा, और उसके बाद उसने स्ट्राइक कर दिया। सो इसका मतलब वाकई में उन्होंने बता दिया था। तो अब उन्होंने बताया तो क्या उन्होंने ये कहा था कि हम आगे से रिटेलिएट करेंगे, या उन्होंने बताया तो हमें बताया गया? तो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे भी अपनी गवर्नमेंट से अल्टीमेटली बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। और दूसरा कि उन्हें किसी मुल्क के सपोर्ट नहीं किया, यस, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट उन्हें यूएस से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, फ्रांस जिसके राफेल वो उड़ा रहे थे उससे सपोर्ट उन्हें खुल के मिलनी चाहिए थी। वो कि सब ने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन खुल के सपोर्ट किसी मुल्क ने इसराइल के अलावा नहीं किया, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं। अब इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान वाले हालात हैं, इंडिया के अंदर भी आपको पता है जब कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क बन जाता है, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो दब जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये कहा गया कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर है उस दौरान भी राहुल गांधी कुछ बयानात देते रहे हैं, ठीक है, जैसे 11 मई को भी वो कहते रहे हैं भाई कि बताओ कितने जहाज गिरे। तो ये बातें जो है वो कहने की नहीं होती कि एक साइड पे वॉर चल रही हो और आप पूछें कितने जहाज आपके गिर गए, तो ये गलत बात है। चलें हम इसको मानते हैं। खैर, तो दूसरा वो ये रेफरेंस भी दे रहे हैं कि मरियम नवाज जो है, पाकिस्तान की मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ, सीएम पंजाब की, कि वो ये कह चुकी हैं एक स्टेटमेंट के अंदर कि 6 से 7 मई को जो है और 9 मई को जो है हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। वो कह रहे पाकिस्तान हैड फेस्ड अ ह्यूज लॉस बिकॉज ऑफ इंडियाज एक्शन। ये वो कोट कर रहे हैं किसको? मरियम नवाज को, अपने न्यूज़पेपर के अंदर, कि भाई जो है वो कह चुकी है कि हमें लॉस हुआ। तो हुकूमत ये जवाब दे रही है राहुल गांधी को कि भाई वो तो उनके अपने लीडर्स ये कह रहे हैं हमें लॉस हुआ, तो तुम कैसे कह सकते हो कि उन्हें नुकसान नहीं हुआ और हमें नुकसान हुआ? ये कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, ये भी कहा गया। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी साहब कि हमें ये सारी बातें क्लियर की जाएं कि आपने पहले से क्यों बता दिया, ठीक है, कि क्योंकि वो कहते हैं मैंने खुद सुना है, जो जयशंकर है उन्होंने, जयशंकर ने क्या कहा, वी हैड वार्न्ड पाकिस्तान एट द स्टार्ट, कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था। लेकिन उसके ऊपर वो कह रहे हैं भाई हमने पहले बताया था, यानी ऑपरेशन से काफी पहले हमने बताया था कि हम जवाब देंगे। तो एक गोलमोल सा इन्होंने आंसर किया है। तो अब यहाँ पे तो ये भी जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि क्या मामला चले, ठीक है। तो ये तो इंडिया की साइड से था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी, अहेड ऑफ न्यू राउंड ऑफ टॉक्स विद यूएस, ईरान वार्न्स इजराइल अगेंस्ट अटैकिंग न्यूक्लियर साइट्स, ठीक है। अब आपने देखा कि कल जो है वो रोम के अंदर जो है वो 5th राउंड हुआ है ईरान का और इजराइल का, ठीक है, कि ये ईरान के जो है वो सेक्रेटरी हैं और यहाँ पे ये बिटकॉफ साहब जो है अमेरिका के हैं जो डील कर रहे हैं। तो बेसिकली ईरान अब इस टाइम पे क्या कर रहा है जी, टॉक्स को तो आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अब ईरान को, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि सीएनएन की रिपोर्ट थी कि भाई जो इजराइल है वो प्लान कर रहा है, उसने एयर एक्सरसाइजेस की हैं। किस लिए एयर एक्सरसाइजेस की हैं? कि वो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं,
ठीक है, उन साइट्स के ऊपर ईरान के ऊपर जाके अटैक करेगा। तो इसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये दो जगह से रिपोर्ट लीक हुई, एक तो CNN की और दूसरा इजराइल के अंदर से भी कहा जा रहा है कि वो तैयारी में था कि उसने कब जो है जैसे ये टॉक्स फेल हो, अमेरिका कहे कि टॉक्स फेल हो गई तो फौरन से जाके वो अटैक कर दे। हालांकि अमेरिका बातचीत कर रहे हैं लेकिन बीच में आप देखें इंटरेस्ट किसका है। इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह से दुनिया ने जो है वो इजराइल और अमेरिका ने किस तरह से दुनिया को झगड़ा हुआ है, जबकि हमें शायद इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा और हम अमेरिका को अलग समझ के उसको बड़ी बड़ी जो है वो $10 ट्रिलियन की डील जो है वो आपने देखा अरब ममालिक ने जो है वो दी है। तो हम समझ रहे हैं अमेरिका अलग है, इजराइल अलग है, लेकिन खैर पता तो उन्हें भी है। तो बेसिकली अब यहाँ पे वो ये ईरान ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ये खबर है कि इजराइल जो है वो हम पे अटैक करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसका डिवास्टेटिंग एंड डिसिसिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा, एक ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसको अंदाजा हो जाएगा। ऑलरेडी 2 दफा जो है वो ईरान हमला कर चुका है इसराइल के ऊपर, वो कि उसे बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं हुई, लेकिन जाहिर बात है इसका मतलब इसके हथियार वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कह रहे हैं हमें मिसकैलकुलेट ना किया जाए। ईरान जो है वो कह रहा है कि आप ये ना हो कि हम पे हमला कर दे, हमें जो है कुछ और समझ के उसके बाद आपको लेने के देने पड़ जाएं। ठीक है, तो इसलिए आपने बच के रहना है। अब यहाँ पे देखिए इनका कोई डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये इजराइल है और ये ईरान है। वो कि आप अगर साइज में देखेंगे तो मुसलमानों के यही हाल है कि साइज क्या है इन ममालिक का। अब ईरान का आप साइज देखिए क्या साइज है, जबकि यहाँ पे आप देखिए कि कितना सा साइज है इसराइल का। और ये पूरा ये भी बीच में मुस्लिम कंट्रीज हैं सारे के सारे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा। ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं लेकिन इस छोटी सी रियासत को कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा। खैर, तो यहाँ पे ईरान कह रहा है भाई जो ज़ायनिस्ट रजीम है, ये जो ज़ायनिज्म है, जो ज़ायनिस्ट रजीम है, इसको हम रिस्पांस देंगे अगर इन्होंने कोई गलती इस तरह की। और इन्होंने खत भी लिखा है यूएन के सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है, कि भाई आप जो है उस बात को इंश्योर करें कि इजराइल हमारे ऊपर अटैक ना करे। इसका मतलब इनको सीरियस थ्रेट्स हैं, तभी जो है वो ये उनको भी लिख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर आगे से रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे ईरान के हालात भी पाकिस्तान वाले ही हैं, वो जवाब तो करेगा लेकिन वो किस लेवल पे करेगा अब ये तो क्या कहा जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है इससे पहले भी अप्रैल के अंदर और अक्टूबर 2024 के अंदर ईरान ऑलरेडी जो है ये काम कर चुका है। डायरेक्ट उसने मिसाइल अटैक किए थे लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल वो नहीं थे या कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, आफ्टर 5th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स ईरान सेज डिस्कशंस विद यूएस कॉम्प्लिकेटेड। सो इसका मतलब ये है कि ना हाँ है ना है, कि भाई क्या ये जो टॉक्स चल रही थी ये कामयाब हो गई? नहीं। क्या ये फेल हो गई? नहीं। तो ये जो है वो अभी फिलहाल कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अभी तक जो है वो फैसला नहीं हो सका। तो फ्राइडे को 23 मई को जो है ये बातचीत हुई है रोम के अंदर, और यहाँ पे जो है कंक्लूड इस तरह से किया ईरान ने कि भाई अभी फिलहाल कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बातचीत करनी है। ठीक है, गो की उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार हो जाए। देखिए सिंपल एजेंडा है, सिंपल एजेंडा दोनों साइडों से, आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि यूएस ये चाह रहा है, ये यूएस का नाम खैर यूएस का ही लेंगे बार बार, लेकिन इसराइल की आप बात कर लें कि इसराइल ये चाह रहा है कि ईरान जो है वो 0% कर दे अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट। ठीक है, 0%, यानी बिल्कुल कोई खतरा उसे ना आज हो ना आज से 50 साल बाद जो है वो इससे हो। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे ईरान ये चाह रहा है कि वो एटलीस्ट जो सिविलियन पर्पसेस हैं अपनी एनर्जी के यूज के लिए उसको यूज करे, जैसे पूरी दुनिया कर रही है जो आईएईए के जो है वो लॉस को मानती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब यूएस या आप ये कह लें कि इसराइल नहीं मान रहा है इस बात के ऊपर कि भाई हम इसे अलाउ बिल्कुल भी सिविलियन पर्पसेस के लिए नहीं करेंगे। तो निगोशिएशंस फिलहाल ये कहा जा रहा है निगोशिएशंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और फिलहाल हमें मजीद टाइम चाहिए। अराक्चई जो है वो ये बात कह रहे हैं, ईरान के जो मिनिस्टर हैं वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं अभी पोटेंशियल है प्रोग्रेस का, अभी हम आगे जो है बातचीत करेंगे। ठीक है, गो कि आपको पता है ओमान जो है वो इन टॉक्स को स्पॉन्सर कर रहा है, बेसिकली ओमान मीडिएट कर रहा है यूएस के बीच में और ईरान के बीच में। तो अभी तक फिलहाल 4 राउंड्स तो बेकार गए, पांचवा भी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि वो भी बेकार ही गया। और 2015 के अंदर जो एक एग्रीमेंट किया गया था वो एग्रीमेंट ये भी फिलहाल चल रहा है, लेकिन उस 2015 के एग्रीमेंट से 2018 में अमेरिका निकल चुका था। ऐसा नहीं है एग्रीमेंट खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका उससे निकल गया था। अब उसकी भी टर्म पूरी हो रही है जून के महीने के अंदर। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये ईरान के हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये विटकॉफ साहब हैं। ये जो शख्स है इसको आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन शायद के या ये जो टॉक्स हैं ये कामयाब हो भी जाएं, लेकिन ये जो शख्स है ये कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। ये है तो अमेरिका का, ठीक है, लेकिन जो विटकॉफ है ये कट्टर यहूदी है आप ये कह ले, और ये इजराइल के इंटरेस्ट के लिए ही अमेरिका के अंदर काम कर रहा है, या इजराइल ने शायद अपना ही बंदा एक लगाया हुआ है अमेरिका के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि भाई तुमने इसे जो है वो कुछ नहीं करने देना, जो हम कहेंगे वो करवाना है। तो इसलिए ये शख्स जो है ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसको इजराइल का मफाद चाहिए।
तो अब एक ऐसी डील जिसके अंदर ईरान की भी डिसरिस्पेक्ट होगी, उसको कहा जाए बिल्कुल जीरो कर दो, तो ये तो उसकी भी एक डिसरिस्पेक्ट है। तो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो आरागची जो कह रहे हैं वो कहते हैं भाई कि जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो भी फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि तेहरान जो है वो ये चाह रहा है कि भाई आप पूरी दुनिया आए, आके इंस्पेक्शन करे हमारी न्यूक्लियर साइट्स की, आके देखे कि हम वहां पे क्या बना रहे हैं। हम तो किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन इसके ऊपर भी अमेरिका या इजराइल राजी नहीं हो रहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब यहाँ पे जून के महीने के अंदर यूएन के अंदर जो है न्यूक्लियर वॉच डॉग जो है, जो बेसिकली 2015 के अंदर का एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत यूएन देख रहा है कि भाई किस तरह से ईरान काम कर रहा है। पाबंदियां तो ईरान पे लगी हुई हैं, ये थोड़ी सी कम हुई थी 2015 में, और 2018 में यूनिलैटरली यानी खुद से ही फैसला करके ट्रंप उससे अलग हो गया था। तो इसका मतलब जब पूरी दुनिया उसको मान रही है लेकिन ट्रंप नहीं मान रहा, तो अब दोबारा से ट्रंप साहब जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए अमेरिका की पावर का। तो इसलिए अब वो उसकी भी रिपोर्ट एक तरह से पेश करनी है कि भाई क्या ईरान के ऊपर मजीद पाबंदियां लगेंगी या वैसे ही रहेगा। ठीक है, जबकि ईरान ये कहता है कि भाई हमारे पास 17,000 एम्प्लॉयज हैं इस टाइम पे, ये पूरा हमारा जो एनर्जी का एटॉमिक एनर्जी का ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, और ये जो 17,000 ऑर्गेनाइजेशन पीपल हैं, ये सिविलियन यूज के लिए यहाँ पे जो हम काम करते हैं हमने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीदरलैंड है, जैसे बेल्जियम है, जैसे साउथ कोरिया है, जैसे ब्राजील है, जैसे जापान है, ये भी तो इस्तेमाल करते हैं और हकीकत में करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। तो जब आप इनको अलाउ कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। तो बात यह है कि एक ही चीज कॉमन है कि ये सारे के सारे जो है वो ईसाई या यहूदी इनके दोस्त हैं, अल्टीमेटली इनको इनसे थ्रेट नहीं है, लेकिन ईरान मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि भाई जो यहूदी या ईसाई हैं वो कम से कम आपके दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, जबकि हम उन्हें अपना दोस्त समझ रहे हैं। तो ईरान जो है वो उसकी दुश्मनी है इसराइल के साथ, इस वजह से ईरान कह रहा है मेरी इसराइल के साथ दुश्मनी होने की वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है, किसी और को आप नहीं कर रहे, मुझे यानी ईरान को आप टारगेट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि भाई या इसराइल ये चाहता है कि मुझे डिस्ट्रॉय किया जाए, और वो यूनाइटेड स्टेट्स को क्या कर रहा है जी, सामने रख रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स को सामने रख के सारी की सारी कोशिश उसकी हो रही है। तो हकीकत तो ये सारी दुनिया ही जानती है। ठीक है, इसलिए उसने अपना जो लेटर है जो लिखा है अरगची ने यूनाइटेड नेशंस को कि भाई हम तो चाहते हैं कि हम जो है वो टॉक्स आगे करें, लेकिन इसराइल जो है उनको कामयाब नहीं होने दे रहा, इसलिए इसराइल को आप रोकें। तो खैर इसराइल को क्या कोई रोकेगा। अब देखिए आईएईए जो है, जो इस टाइम पे इंटरनेशनल इन चीजों को देख रहा है, तो जून में उसकी मीटिंग भी बैठनी है, और जो जून में मीटिंग बैठेगी तो वो ये फैसला करेगी कि 2015 के अंदर जो हमने एक पूरा एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, क्या उसको स्नैप बैक करना है, यानी कि उसको उसी तरह से जारी रखना है उन पाबंदियों के साथ ही, या ईरान ने कोई प्रोग्रेस की है या कोई नई बातचीत हो गई है तो हम उसको आसान कर दें। तो फिलहाल तक हमें जो है वो ऐसा नहीं लग रहा। अब इसके साथ साथ एक और भी ईरान के लिए मुश्किल हो रही है, और वो क्या हो रही है कि जो यूरोपियन पार्टीज हैं, यूरोपियन पार्टीज मतलब जो 2015 में हिस्सादार थी इस पूरे की पूरे सिस्टम की, ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी P5 का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए इसको P5+1 का नाम दिया गया था 2015 में। तो अब ये मुल्क भी ये कह रहे हैं कि अगर ईरान बात पे नहीं मानता या वो अमेरिका के साथ कोई डील नहीं कर पाता, तो हम फिर मजीद अपनी तरफ से भी सख्तियां करेंगे, जिसके ऊपर ईरान या अरगची साहब ये कह रहे हैं कि भाई इसके कंसिक्वेंसेज होंगे। यानी अगर यूरोप भी हमारे साथ आता है और वो भी हमारी फेवर में नहीं आता या इजराइल को सपोर्ट कर, जाहिर बात है इजराइल को सपोर्ट करेगा, तो फिर उसके लिए भी आपको भी जो है फिर कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो एक तरह से पूरा वेस्ट ही जो है वो इस टाइम पे ईरान के खिलाफ है। जाहिर बात है अमेरिका खिलाफ है तो पूरा वेस्ट खिलाफ है, या आप ये कह लें यहूदी खिलाफ है तो पूरा वेस्ट ही खिलाफ है। ठीक है, अब ये जो शख्स है, इस शख्स को भी आप देखिए, दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स ये है, और ये कौन है, ये है जी मोसाद का चीफ। दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी जो है वो मोसाद है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे CIA है, जैसे ISI है, जैसे रॉ है। ठीक है, तो इसी तरह से मोसाद है। तो जो मोसाद है बेसिकली वो सबसे पावरफुल एजेंसी है पूरी दुनिया की, आपको ये मान के चलना होगा। तो ये शख्स भी जब ये बातचीत हो रही थी, अब जरा इस बात को आप समझें, जब बातचीत हो रही है किसके साथ, बातचीत हो रही है ईरान की US के साथ। अब इसका मतलब यहाँ पे 3 ममालिक को होना चाहिए टोटल, एक होना चाहिए ईरान के ऑफिशियल्स को, एक होना चाहिए US के ऑफिशियल्स को, और तीसरा होना चाहिए यहाँ पे ओमान को, जो कि इनकी बातचीत करवा रहा है। तो यहाँ पे इजराइल के चीफ का क्या काम है, एक क्वेश्चन है इजराइल के चीफ का। तो कि वो जब खुल के थ्रेट कर रहे हैं कि हम हमला करेंगे तो इसका होना ना होना क्या बनता है। तो बेसिकली जो मोसाद के चीफ हैं डेविड ब्रेनिया जो है, ये शख्स जो है ये यहाँ पे रोम के अंदर मौजूद था कल की मीटिंग के अंदर। सो इसका क्या इंटरेस्ट था, क्योंकि जो विटकॉफ है आप ये कह लें कि ये इसी मोसाद के चीफ का ही लगाया हुआ है अमेरिका की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर, ये इतना पावरफुल शख्स है।
ठीक है। तो इसलिए बेसिकली जो है ना, अब ये इजराइल फुल टाइम इसको देख रहा है, इजराइल जब ओके करेगा तब ये डील ओके होगी, वरना कभी भी ओके नहीं होगी। और इजराइल इसको एक ही बात पे ओके करेगा कि भाई जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान इसके ऊपर मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी डिसरिस्पेक्ट है, जाहिर बात है इसमें। तो अब ये कैसे फिर जो है आगे मामला चलेंगे, या फिर एक और वॉर के लिए जो है शायद हम तैयार हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ट्रम्प्स अनाउंसमेंट्स, ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेज यूएस फॉर्मली लिफ्टिंग सीरियन सैंक्शंस। ठीक है जी, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज। अब देखें किस तरह से हम ज़ायनिज़्म का शिकार हो रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम कंट्रीज को झगड़ा जा रहा है। तो इसके ऊपर तो खैर डिटेल से बात कर चुका हूं। तो यहाँ पे सिंपली यही है कि शायद आपको ये लगे कि ये शख्स जो है आज से तकरीबन 6 महीने पहले तक एक दहशतगर्द था, और ये जो दहशतगर्द था इसके ऊपर अमेरिका ने बहुत बड़ी प्राइस मनी रखी हुई थी। ठीक है, लेकिन अब यही शख्स जो है, अब जब इनके इंटरेस्ट में काम करना स्टार्ट हो गया, तो अब ये जो है इनका दोस्त बन चुका है, और फुल टाइम इसको सपोर्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, जबकि हम जो है, जो ऊपर ऊपर से चीजें जो देखते हैं ना, जो सुन्नी या शिया लेंस से देख रहे होते हैं, तो हम इमोशनल हो जाते हैं, भाई ये तो सुन्नी की हुकूमत आ गई, शिया को हटा दिया गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अच्छा नहीं है। आप ओवरऑल सोचा करें लॉन्ग टर्म के लिए क्या गेम्स चल रही हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है, जो सीरिया के साथ एक प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपकी जो है वो लिफ्ट करेंगे सारी सैंक्शंस वगैरह, तो उन्होंने जो है वो 13 साल बाद सैंक्शंस लिफ्ट कर दी हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। अब वो भी बहुत चालाक हैं। अब दुनिया जैसी आपको दिखती है वैसी नहीं है, याद रखिएगा। उन्होंने 6 महीने के लिए किए कि भाई हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव करो। हम जो कह रहे हैं, पहला काम कि अपने मुल्क से जितने भी हमास के फाइटर्स हैं, हमास से ज्यादा इस टाइम पे जो फाइटर्स हैं वो हिजबुल्लाह के हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले शिया हुकूमत रही है पिछले 40 साल। तो शिया हुकूमत में ईरान ने यहाँ पे हिजबुल्लाह को ट्रेन किया, हिजबुल्लाह के कैंप्स मौजूद हैं, हिजबुल्लाह के इंटरेस्ट मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो शिया इंटरेस्ट मौजूद हैं उनको पहले निकालो, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अगले 6 महीने के अंदर ना निकाले तो ये सैंक्शंस वापस आ जाएंगी। और दूसरी चीज उन्होंने क्या मांगी है जी, दूसरी चीज ये मांगी है कि इजराइल को तस्लीम करो, इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनो। अगर इन दोनों को नहीं मानोगे तो अल्टीमेटली सैंक्शंस लगाते हुए कोई देर नहीं लगती। तो बेसिकली ये माननी ही है, क्योंकि जब ये बंदा ही इनका है तो मानेंगे क्यों नहीं। ये जो है ना, अब इनको पूरी दुनिया के अंदर एक हीरो के तौर पे देखा जा रहा है। हीरो के तौर पे कैसे? वो बंदा जो विलन था, जिसके ऊपर अमेरिका ने पैसे रखे हुए थे, अब उसको हीरो के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि ये बंदा जो है वो कैसे, इसने एक ऑर्डिनरी लाइफ स्टार्ट की, सऊदी अरब के अंदर पैदा हुआ, और वहां से करते करते पहले अलकायदा के अंदर ये बंदा गया। ठीक है जी, और अलकायदा जब फिर अमेरिका के खिलाफ काम कर रही थी, तो इसने एक अपना ग्रुप बना लिया कि भाई मैं अमेरिका के खिलाफ या वेस्ट के खिलाफ काम नहीं करूंगा। अब यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अलकायदा तो जिहाद की बात करती है, तो वो तो फिर अमेरिका के खिलाफ सबसे पहले होना चाहिए और वेस्ट के खिलाफ। तो इस बंदे ने अलकायदा से हट के अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और कहा कि नहीं भाई, अब हम वेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेंगे। तो जब से उन्होंने वेस्ट के खिलाफ काम छोड़ा, अल्टीमेटली 2011 के बाद से हम ये देख रहे हैं सिविल वॉर वहां स्टार्ट हुई है, तो वहां पे जाके सेटल हुए, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को बढ़ाया। तो अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब जो है वो बिल्कुल ही अलग है। तो 6 महीने के लिए खैर सैंक्शंस हटाई गई हैं, और कांग्रेस ने 2019 में ये पाबंदियां लगाई थी। ठीक है, और उसके तहत जो है किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेस ऑनर को मना किया गया था कि आप शाम के अंदर जाके बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि शाम के अंदर इस टाइम पे सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? उनकी रिकंस्ट्रक्शन। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, और वो कंपनीज जो वो काम करेंगी वो भी बिलीनियर्स हो जाएंगी। अल्टीमेटली उन्होंने जाके रोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब कुछ बनाना है उन्होंने। तो वो बनाएंगे तो पैसा ही आएगा ना, इसका मतलब ये है। तो उनको मना कर दिया था कि भाई आपने उनके साथ काम नहीं करना, लेकिन अब अलाउ कर दिया कि अगले 6 महीने के लिए आप काम करें। वो कि 6 महीने के लिए अब एक बिजनेसमैन को जब पता है कि भाई उसने वहां पैसा लगाया तो 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे। तो ये एक किस्म का एक किक स्टार्ट है बताने के लिए कि अगर मेरी बात मानोगे तो आगे मामलात बढ़ेंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो कांग्रेचुनल जो सैंक्शंस हैं वो बेसिकली वो उस टाइम पे रोक रही थी सीरिया के अंदर इन्वेस्ट करने से, या उसके साथ वॉर कंस्ट्रक्शन के डील्स वगैरह करने से जो रोक दी गई, तो 180 दिनों के लिए, 6 महीने के लिए खत्म कर दी गई हैं। तो अब देखते हैं कि भाई क्या मामलात बनते हैं कि नहीं। ठीक है, और यूएस ऑलरेडी ये कह चुका है भाई अगर ये आप चाहते हैं कि हम रिमूव करें, तो फिर वो बातें जो हम कह रहे हैं उसको आप क्या करें, खत्म करें, या ईरानियन बैग जो मलेशियाज हैं उनको भी आप अपने मुल्क से निकाल बाहर करें, चाहे वो हमास है, हिजबुल्ला है, कोई भी है। ठीक है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही है सीरिया से। अब बात को समझ रहे हैं कि भाई आप हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरें। तो मार्को रूबियो साहब जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फ्राइडे को उन्होंने ये बात कह दी कि भाई हम तो सैंक्शंस हटा रहे हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि शाम इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, जो सीरिया है वो इसके अगेंस्ट में क्या करेगा। ठीक है, क्या वो हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हम यानी इजराइल के इंटरेस्ट में काम करेगा कि नहीं। तो ईरान बैक पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप्स जो हैं उनको निकालना होगा। ये भी जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइंस लगी हुई है। तो इसका मतलब इसराइल तो बहुत खुश है कि बहुत अच्छा हो रहा है।
ठीक है। तो जब इजराइल पे नेतन्याहू पे क्वेश्चन किया गया कि यूएस जो है वो शाम के साथ क्यों अपने मामला सेट कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ने यही कहा कि भाई ये शाम हमारे लिए काम करेगा। यानी वो जो शाम था, ठीक है, वो जो सीरिया पहले वाला था, वो सीरिया हमारे अगेंस्ट था क्योंकि वो ईरान की फेवर में था, समझ रहे हैं। लेकिन अब ये जो सीरिया है ये हमारे फेवर में काम करेगा, ठीक है। तो ये सऊदीया के साथ मिलकर काम करेगा, कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए अब जितने भी मलेशियाज या ग्रुप्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे, जो बशर अल असद टाइम पे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हुए थे, उनको कहा गया कि भाई उनको निकाला जाए। और ये ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है कि उनके ऊपर क्रैक डाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं शाम के अंदर, ठीक है। और उनको टाइम दे दिया गया कि भाई आप हमारा मुल्क छोड़ के जाएं। इसका मतलब वो सीरियस है अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ ताल्लुकात करने में, अनवेलकम हो गया उनके लिए, ठीक है। जितने भी ग्रुप्स जो ईरान से जिनका ताल्लुक था, या जो शिया उनकी जितनी भी एलीट थी जो कि सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी पिछले 40 साल से, जाहिर बात है 40 साल बहुत बड़ा अरसा है, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर इदारे के अंदर शिया इस टाइम पे वहां पे बैठे हुए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ईरान के इंटरेस्ट को देख रहे हैं या शाम के उस टाइम के इंटरेस्ट को देख रहे थे। अब उन सबको जो है वो उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं और उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गई कि भाई आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो ये मामला है, तो ये आज की जो है वो करंट अफेयर्स है।